Today we are going to start with BPSC 101 code. Our first unit is Introduction of Political Theory. हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्या है. हमारा पहला यूनिट है और चैप्टर का नाम है What is Political Theory? Two approaches, normative and empirical. Mainly we are going to deal with these two things. So let's start. What is political theory? Political theory क्या होता है? पॉलिटिकल थ्योरी एक स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस है जो पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी के बारे में हम लोगों को बताता है. जो भी चीज़ एक गवर्नमेंट में रहती है, जैसे आप देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ रहता है. हम लोग पॉलिटिक्स में एक गवर्नमेंट रहता है सेटअप, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में हम लोगों को देखने को मिलती है. उसमें एक सोसाइटी रहता है जो चूज़ करता है वो गवर्नमेंट को. तो यही है एक पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, ये हमें एक स्टडी करवाती है फंडामेंटल क्वेश्चंस कि क्या पॉलिटिक्स होता है, गवर्नमेंट होता है और सोसाइटी होता है. इट एग्जामिन्स द कंसेप्ट, आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज दैट शेप्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पॉलिटिकल फिनोमेना. ये हमें बताती है उस कॉन्सेप्ट्स, कुछ आइडियाज़ के बारे में, कुछ आइडियोलॉजीज़ के बारे में जो डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा दिए गए हैं कि क्या पॉलिटिकल फिनोमेना होता है. की कंसेप्ट्स क्या क्या है. सबसे पहले पावर देखते हैं. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर्स. एग्जाम्पल प्रेसिडेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर. की कंसेप्ट में सबसे पहले आता है हमारा पावर. तो पावर क्या होता है? पावर एक ऐसा एबिलिटी है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जब आपके पास पॉलिटिकल पावर आता है तो आप क्या करते हैं? यू गेट द पावर टू डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली राइट. दैट इज़ ओनली पावर. जैसे कि प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाता है तो वो कुछ भी लॉज भी बना सकते हैं. या पार्लियामेंट में हम लोग देखते हैं कि जो एमएलए या एमपीज़ होते हैं उन्हें पावर मिलता है ताकि वो लॉज बना सकें. अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी एक लेजिटिमेट पावर है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर्स. अथॉरिटी एक ऐसा पावर है जो दूसरे के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है. जैसे कि आप पुलिस ऑफिसर, अथॉरिटी टू इन्फोर्स लॉज. पुलिस का एक अथॉरिटी होता है. उनका क्या काम रहता है पुलिस अथॉरिटी का? कि जो लॉज बने हुए उसको अच्छे से वो इन्फोर्स करे, अच्छे से वो चले. लेजिटिमेसी क्या होता है? लेजिटिमेसी इज एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी. एग्जाम्पल पब्लिक ट्रस्ट इन अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. लेजिटिमेसी एक ऐसा एक्सेप्टेंस है अथॉरिटी का मेनली. जैसे कि हम लोग कहते हैं कि वो गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पर लेजिटिमेसी ज़्यादा होता है. मींस मेजॉरिटी का रूल होता है. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं, तो इसी को लेजिटिमेसी कहा जाता है. जस्टिस क्या होता है? जस्टिस फेयरनेस एंड इक्वालिटी को हम लोग जस्टिस कहते हैं. जस्टिस के डिफरेंट कंसेप्ट्स दिए गए हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब आप फर्दर सेमेस्टर्स में पढ़िएगा. बट अभी आपको केवल समझना है कि जस्टिस क्या होता है. तो जस्टिस एक ऐसा कंसेप्ट है जो फेयरनेस और इक्वालिटी के बारे में बात करता है कि मेन और वुमेन का राइट्स इक्वल होना चाहिए. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर, क्लास, कास्ट, क्रीड, रिलीजन. जैसे कि सिविल राइट मूवमेंट्स फाइट्स फॉर रेशियल इक्वालिटी. रेशियल मतलब ब्लैक एंड वाइट का इक्वालिटी के लिए. थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज. डिफरेंट थ्योरीज दिए गए हैं. सबसे पहले लिबरलिज्म के बारे में हम लोग देखते हैं. तो लिबरलिज्म जो है ना वो इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स पे एम्फेसिस करता है. ये मेनली बोलता है कि जो इंसान का अपना राइट होता है, फ्रीडम होता है, उसको आप हनन नहीं कर सकते हैं. जैसे कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इसीलिए ही हुआ था कि क्योंकि लोगों की जो राइट्स थी वो सेफगार्ड करने के लिए. सोशलिज्म क्या होता है? ये एडवोकेट करता है कलेक्टिव ओनरशिप और इक्वालिटी के लिए कि एक गैप जो क्रिएट हो जाता है रिच और पुअर के बीच में, उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं बाय द वेलफेयर स्टेट, सोशल वेलफेयर स्टेट. तो सोशलिज्म इसी पे काम करता है कि कैसे जो ओनरशिप है, जो इक्वालिटी है, उसको हम लोग अच्छे से चला पाएँ. जैसे कि क्यूबन रिवॉल्यूशन. कंजर्वेटिज्म क्या होता है? ये ट्रेडिशन ऑर्डर को प्रायोरिटाइज करता है. ट्रेडिशन मतलब पुराने ऑर्डर्स को. जैसे कि कोई भी पुराना आप सती देख लीजिएगा, तो सती को हम लोग अब प्रायोरिटाइज नहीं करते क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव आइडिया था. बट कुछ ऐसे आइडियाज़ है जिसको अभी भी हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं, जैसे कि आइडियल वर्शिप. तो दैट इज़ आवर प्रायोरिटी, वी डू दैट. एग्जाम्पल ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो जितने भी ट्रेडिशन ऑर्डर्स थे उसको प्रायोरिटाइज करती है.
वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हमें पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ के हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चलता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशरी, ये सब के बारे में पता चलता है, और इंस्टीट्यूशंस कैसे कैसे होते हैं, नीति आयोग के बारे में, या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में सेटअप है या वर्ल्ड वाइड सेटअप है, वो सब चीज़ के बारे में हमें पता चलता है, कैसे लॉज बनते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ के हमें पॉलिसीज़ और उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है कि कोई भी पॉलिसी बना तो उसका क्यों बना, कैसे वो बना। अगर हम लोग कोई भी पॉलिसी बनाते हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो हम ऐसे एरिया में नहीं बनाते जहाँ पर जनरल लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, वैसे एरिया में बनाते हैं जहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, ताकि उनको हेल्प मिल पाए ग्रो करने के लिए। Evaluate political values and principles and engage in informed politics and discourse. Real world applications. पॉलिसी मेकिंग, हम लोग कुछ कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखेंगे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग क्या होता है, ये हमें अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंडिंग देता है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, और इन्फॉर्म करता है पॉलिसी डिसीजंस का कि हमें कैसे पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी कैसे बनती है, सबसे पहले हम लोग कोई मुद्दा लेते हैं तो उस मुद्दा को देखते हैं कि वो वहाँ पर मुद्दा क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि आप इंडिया में ले लीजिएगा तो हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या बनाते हैं, ठीक है, कोई भी लॉ बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा नंबर में है, और तब भी वो लोग पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं, उन लोगों का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है जितना हम लोग जनरल कास्ट का देखते हैं, तो उनके लिए पॉलिसीज़ बन रही है। सोशल मूवमेंट्स क्या होता है, ये एक थियोरेटिकल आइडिया है जो इंस्पायर करता है सोशल चेंज लाने के लिए। सोशल मूवमेंट्स हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट में देखते हैं, फेमिनिज्म, या हम लोग देखते हैं कि रेप होते हैं, तो एक सोशल मूवमेंट क्रिएट होता है ताकि एक सोशल चेंज लाया जा सके, न्यू लॉज बनाया जा सके। इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव दैट शेप्स डिप्लोमेटिक रिलेशन इज ओनली द इंटरनेशनल रिलेशन। जब आप एक कंट्री दूसरे कंट्री के इकोनॉमी को कंपेयर करता है या एक कंट्री दूसरे कंट्री से बात करता है, वो इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाता है। हम लोग ऑफन कहते हैं कि इंडिया जो है वो मोर डेमोक्रेटिक है पाकिस्तान से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस में ही आता है। पॉलिटिकल थियोरी एंड रिलेटेड टर्म्स विद एग्जांपल, कुछ पॉलिटिकल थियोरी और उसके रिलेटेड टर्म्स को हम लोग देखेंगे। पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स रेफर्स टू द एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग एंड पावर स्ट्रगल। पॉलिटिक्स एक ऐसा एक्टिविटी है जो बताता है, जो मेनली डील करता है कि कैसे गवर्नेंस होना चाहिए, कैसे रूल, स्टेट का रूल होना चाहिए, कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, और पावर स्ट्रगल के बारे में बताता है। पॉलिटिकल कैंपेन्स, डिबेट्स एंड इलेक्शंस के बारे में बताता है कि अगर जैसे कि हम लोग इलेक्शंस देखते हैं कि होता है, तो इलेक्शंस केवल होता है तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है इलेक्शन होगा, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेन्स करती हैं, डिबेट्स होता है, इलेक्शंस होता है उसके बाद, तो यही एक पॉलिटिक्स है जहाँ पर पार्टीज खड़ी होती हैं और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ वे में पार्टी का सिलेक्शन होता है जो सिलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाती है। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, जो सिलेक्ट होकर जाती है वही गवर्नमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेती है और उसको इन्फोर्स करती है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है, फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मतलब पंचायती लेवल पे आप देखिएगा पंचायत इलेक्शंस होता है, विलेज लेवल पे, उसके बाद आप लोग देखिएगा स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद है, सेंट्रल में आप ले जाइएगा लोकसभा और राज्यसभा है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, और रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक नॉमिनल होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में भी डिफरेंट वे ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर्स भी हैं। स्टेट क्या होता है, स्टेट जो है एक सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी है जो डिफाइन करता है एक टेरिटरी को, पॉपुलेशन को और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को। स्टेट किससे बनता है, एक राज्य किससे बनता है, लोगों से बनता है, उसके टेरिटरी से बनता है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट से बनता है, और जो उसको रूल करता है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उससे बनता है, इसी को स्टेट कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, चाइना, ये सब क्या है, स्टेट्स है। पावर क्या होता है,
कोई भी चीज़ को हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं या कंट्रोल करते हैं उसको हम लोग पावर कहते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने का, सीईओज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं उनके पास पावर रहता है कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी एक ऐसा लेजिटिमेट पावर है जो रिकॉग्नाइज करता है अदर्स को। जैसे कि अ पुलिस ऑफिसर्स अथॉरिटी इन्फोर्सेस लॉ एंड टीचर अथॉरिटी इन द क्लासरूम। आपके पास कुछ अथॉरिटी मिलता है तो आप क्या करते हैं? उसको पावर को यूज़ करते हैं, उस अथॉरिटी को यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी रहता है कॉलेज को रन करने का या एक स्कूल को रन करने का। दिस इज ओनली अथॉरिटी। लेजिटिमेसी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी का रूल होता है उसी को हम लोग लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। सॉवरेनिटी क्या होता है? सॉवरेनिटी एक सुप्रीम अथॉरिटी है विद इन टेरिटरी का। जैसे कि इंडिया कहता है कि पंचशील में हम लोग सॉवरेनिटी के बारे में डील करते हैं। तो सॉवरेनिटी होता है कि नेशन का एक अपना सॉवरेनिटी होता है और आप उसके सॉवरेनिटी को इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टेट रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है अपने डिसीजन मेकिंग को लेके। तो दूसरा स्टेट जो है वो उसके सॉवरेनिटी को इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उसके टेरिटरी में अगर उसका इंटरनल इश्यूज है कुछ भी, तो आप उसके सॉवरेनिटी को नहीं इंटरफेयर कर सकते। इट इज़ द स्टेट सॉवरेनिटी, दैट इज ओनली सॉवरेनिटी। सिटीजनशिप क्या होता है? आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप है, अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिकन सिटीजनशिप है, तो वही होता है। मेंबरशिप अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी का मिलता है वही सिटीजनशिप होता है, वेदर इट इज़ इंडियन अमेरिकन सिटीजनशिप। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जो इलेक्ट होता है पीपल के द्वारा, जहाँ पर पीपल रूल होता है। लोग जो है वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वही जाके फिर पार्लियामेंट में इलेक्ट होते हैं और उनका गवर्नमेंट फॉर्म होता है। जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज हम लोगों को देखने को मिलती है। उसके बाद आता है मोनार्की। मोनार्की एक ऐसा रूल है जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहता है, यहाँ पर एक सिंगल रूलर का ही रूल रहता है, मोनार्की रहता है। जैसे कि पहले के समय में क्या होते थे, राजा रूल करते थे, वो मोनार्की रूल होता था, उसी को कहते हैं मोनार्की। जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कहने का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं होता है, जहाँ लॉ से नहीं चलता है, वहाँ केवल राजा के द्वारा या जो रूलर होता है उसके द्वारा निर्णय लिया गया ही फाइनल डिसीजन होता है। ओलिगार्की क्या होता है? ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जहाँ पर पावर एक स्मॉल ग्रुप को दे दिया जाता है। एरिस्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी, इसको हम लोग ओलिगार्की कहते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट पावर जो है एक स्मॉल ग्रुप को दे देती है। डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल थ्योरी, हम लोग टाइम से जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे फ्रीडम मिला या जैसे जैसे इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन हो रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी स्पैन सेंचुरीज फ्रॉम एंशियंट फिलोसफर्स टू मॉडर्न थिंकर्स। इन एंशियंट टाइम हम लोग देखते हैं कि प्लेटो ने द रिपब्लिक लिखी थी सेंचुरी 380 BCE में। उसके बाद आइडियलिस्ट स्टोरी, फिर वाइल एरिस्टोटल ने भी पॉलिटिक्स लिखा है 350 BC में। एग्जामिन गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन द ग्रीक सिटी स्टेट। रोमन रिपब्लिक्स, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल थॉट। तो हम लोग ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये अभी से नहीं आया, ये हम लोग एंशियंट टाइम से देख रहे हैं कि ये आ रहा है। प्लेटो के समय से, सबसे पहले प्लेटो ने ही इसका फिलॉसफी दिया था, पॉलिटिकल फिलॉसफी को, और उनको प्लेटो को पॉलिटिकल फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखी थी द रिपब्लिक, उसमें इन्होंने बताया कि कैसे गवर्नमेंट को रन करना चाहिए या कौन सा गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। एरिस्टोटल ने भी पॉलिटिक्स लिखा है बुक। वहीं पे हम लोग आगे आते हैं तो देखते हैं कि द रोमन रिपब्लिक, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड अर्ली पॉलिटिकल थॉट्स। तो रोमन में हम लोग देखते हैं कि रिपब्लिक, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो उस समय फॉलो होता था। तो ये सब एक अर्ली पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में हम लोगों को एक आइडिया देता है। जब हम लोग मिडाइवल एज में आते हैं तो देखते हैं कि St. Augustine, Cities of God, introduced by the concept of divine right. Thomas Aquinas synthesizes faith and reason in Summa Theologica. Feudalism is a hierarchical authority and Lord-vassal relationship shaped medieval political structure. तो डिफरेंट रिलेशंस के बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है मिडाइवल टाइम में भी। मिडाइवल टाइम में जब हम लोग पढ़ते तो देखते कि स्लेवरी सिस्टम भी फॉलो होता था, स्लेव सिस्टम था, या लॉर्ड
गॉड्स जो थे या जो पोप्स थे, चर्च थे, वो एक मेन अथॉरिटी होते थे, वही रूल करते थे स्टेट को। फिर बट बाद में फ्यूडलिज्म जो था वो हायरार्किकल अथॉरिटी होता था। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों को मिडिल एजेस में पढ़ने को मिलता है। जैसे हम लोग मॉडर्न एजेस में आते हैं तो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि निकोलस मैकाइवली जो थे, उन्होंने बुक लिखी है द प्रिंस। वो एडवोकेट करती है रियलिज्म और स्टेटक्राफ्ट को, कि रियलिज्म और स्टेटक्राफ्ट कैसे दोनों चीज़ है और कैसे स्टेट को रन करना चाहिए। वहीं पे थॉमस हॉब्स जो हैं, उन्होंने लिखा है लेविंथन इन 1651। ये प्रपोज करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड एब्सोल्यूटिज्म को। ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको MCQ क्वेश्चंस में भी आ सकता है। जॉन लॉक ने बुक लिखी है टू ट्रीटीज इन 1689। ये इस्टेब्लिश करती है लिबरलिज्म एंड इंडिविजुअल राइट्स को इन्फ्लुएंस करता है कैसे। इनलाइटेंड जीन्स जैक्यू रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लिखी है। ये एक्सप्लोर करता है जनरल विल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग 18th सेंचुरी में देखते हैं, मॉडर्न पीरियड जैसे आता है तो डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट बुक लिखी और बताया है कि कैसे एक स्टेट को रन करना चाहिए, या क्या स्टेट सोशल वेलफेयर पे रन होना चाहिए, रिपब्लिक स्टेट होना चाहिए या डेमोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए। 19th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि यूटिलिटेरियन इमर्ज होता है जेनरी बेंथमन के द्वारा। प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन इन 1780 हैज़ रिटन अ बुक, एंड जॉन स्टार्ट मिल्स ऑन लिबर्टी इन 1859। कार्ल मार्क्स दास Capital criticized capitalism and introduced communism, whereas liberalism evolved with a classical liberalism emphasizing individual and free market. Modern के बाद 19th सेंचुरी जो रिसेंट में है, हम लोग देखते हैं डिफरेंट फिलोसोफर्स आते हैं, जैसे कि जॉर्नी बेंथमन। इन्होंने बताया है कि क्या मोरालिटी रहना चाहिए एक स्टेट को रन करने के लिए और कैसे लेजिस्लेशन से स्टेट रन होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी बताया कि कैसे लिबर्टी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होना चाहिए स्टेट को रन करने के लिए। कार्ल मार्क्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया कि कैसे इन रिसेंट टाइम्स कैपिटलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है सोसाइटी को, और एक हम लोगों को गैप देखने को मिल रहा है बिटवीन द रूलर क्लास एंड द प्रोड्यूसर क्लास जो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एक वेज गैप, एक जो गैप होता है रिच और पुअर का, वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो Karl Marx has even criticized and even has raised concerns about it. इन द 20th सेंचुरी हम लोग देखते हैं राइज ऑफ फेसिज्म एंड कम्युनिज्म होता है, लिबरल डेमोक्रेसी, फेसिस्ट रेजीम इन इटली। हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि जर्मनी इटली को एज बता दिया गया था कि वही दोनों जो था रिस्पॉन्सिबल था वॉर के लिए, एंड दे वर सेड दैट दे हैव टू पे सम ऑफ मनी, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे उन लोग पे। तो जर्मनी और इटली में हम लोग एक फेसिस्ट रिजीम देखने को मिलता है इटली और मुसोलिनी के द्वारा, जो एक अथॉरिटेरियन और टॉलिटेरियन रिजीम को प्रमोट कर रहा था। यहाँ पर मोनार्की रूल हम लोगों को देखने को मिल रहा था, डिक्टेटरशिप था। बट कम्युनिस्ट स्टेट्स भी हम लोगों को देखने को मिलता है सोवियत यूनियन में। चाइना इम्प्लीमेंटेड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट आइडियोलॉजी, लिबरल डेमोक्रेसीज इम्ब्रेसेस प्लूरलिज्म एंड इंटरेस्ट ग्रुप। इंडिया में वहीं पे हम लोगों को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है आफ्टर द पोस्ट कॉलोनियल रूल। और हमारा जो हिस्ट्री है वो मेनली यूरोसेंट्रिक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत समय तक तो जो कंट्रीज़ थे वो कॉलोनियल रूल में ही थे। तो दैट्स वाई वी सी दैट देयर इज़ अ इन्फ्लुएंस ऑफ Eurocentrism. Contemporary political theory addresses globalization, multiculturalism and environmentalism, digital politics and post-colonialism. Globalization has led to international relations and cosmopolitan debate. Multiculturalism emphasizes diversity and identity politics. Environmentalism prioritizes sustainability and ecological citizenship, whereas the digital age has introduced information politics and cyber democracy. And post-colonialism critique colonial legacy and promote decolonization. तो एक इन्वायरमेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में डिफरेंट थ्योरीज को एड्रेस किया गया है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, मल्टीकल्चरलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, डिजिटल पॉलिटिक्स एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ग्लोबलाइजेशन में हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये बताता है ग्लोबलाइजेशन कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो कैसे स्टेट को अफेक्ट करता है। मल्टीकल्चरलिज्म एम्फसाइज करता है कि कैसे स्टेट का जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, डाइवर्सिटी है, वो कैसे इम्पॉर्टेंट है स्टेट के लिए। जैसे कि इंडिया में इट इज़ अ डाइवर्स कंट्री, देयर आर पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स मिक्सड। तो एक ये मल्टी कल्चरल स्टेट हम लोगों को देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटलिज्म बताता है, प्रायोरिटाइज करता है कि कैसे सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजिकल सिटीजनशिप होना चाहिए। डिजिटल एज
ये इंट्रोड्यूस करता है कि पॉलिटिक्स जो है वो अब साइबर डेमोक्रेसी से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है वो क्रिटिक है कॉलोनियल लेगेसी का। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम लोग पढ़ते हैं मेनली कि कैसे कॉलोनियल रूल जो था वो बहुत अफेक्ट किया स्टेट को या ड्रेन कैसे किया वेल्थ को। तो ये मेनली एक क्रिटिक करता है कॉलोनियल लेगेसी का, क्रिटिसाइज करता है और प्रमोट करता है डीकोलोनाइजेशन को। थ्रू आउट दिस डेवलपमेंट पॉलिटिकल थ्योरी हैज कंटिन्यूअली अडेप्टेड अ चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर कंटेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग ह्यूमैनिटी ऑनगोइंग क्वेस्ट फॉर जस्ट एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट। टुवर्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हम लोग लास्ट में देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड फील्ड है जो इवोल्व कर रहा है सेंचुरी से। मतलब ये तुरंत नहीं आ गया, ये सेंचुरी एंशियंट टाइम प्लेटो के समय से हम लोग देख रहे हैं कि ये आ रहा है। और इसको डिफाइन करना पॉलिटिकल थ्योरी को इज रिक्वायर्स कंसिडरिंग इट्स कोर कंसर्न मेथड्स एंड पर्पस। डिफरेंट इसका मेथड्स है, पर्पस है। जैसे कि कोर कंसर्न क्या क्या है, पॉलिटिक्स हो गया या वैल्यूज़ हो गया। तो जब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन करते हैं तो इसके इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है, एक्टिविटीज़ होता है, प्रोसेस क्या होता है गवर्नेंस का, कैसे इलेक्शन होता है गवर्नमेंट का। वैल्यूज़ को भी हम लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा जब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब जो है इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है पॉलिटिकल थ्योरी का। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है पॉलिटिकल थ्योरी का जो फंक्शन करती है स्टेट को और इम्पैक्ट करता है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया। ये सब क्या है, ये सब लॉज बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है और एक चेक एंड बैलेंस देखा जाता है कोर्ट के द्वारा कि सही से रन हो रहा है कि नहीं। तो एक इंस्टीट्यूशंस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का। डिफरेंट मेथड्स है। नॉर्मेटिव एनालिसिस, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इवैक्यूएट करती है पॉलिटिकल वैल्यूज़ को, प्रिंसिपल्स को, इंस्टीट्यूशंस को और एक फिलोसफिकल और एथिकल फ्रेमवर्क क्रिएट करती है। उसके द्वारा ही वो ये सब चीज़ को एनालाइज करती है। जैसे कि अगर आपको पता करना है कि ये स्टेट का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ये स्टेट का वैल्यूज़ क्या है, कैसे ये रन हो रहा है, तो आपको स्टेट को कैसे रन हो रहा है उसको पहले पढ़ समझने के लिए वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उस स्टेट का, उसके आपके वैल्यूज़ को समझना होगा, उसके प्रिंसिपल्स को समझना होगा और वो स्टेट का इंस्टीट्यूशन कैसा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क कर रहा है या वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, ये सब चीज़ हम लोगों को समझना होगा। तो एक नॉर्मेटिव एनालिसिस होता है। एम्पिरिकल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल फेनोमेना को पढ़ता है और एक डाटा निकालता है और एक मेथड से। हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है जो हिस्टोरिक स्टडीज़, इवोल्यूशन से उसको पढ़ता है उस स्टेट को कि उसका स्टेट का उत्पत्ति कैसे हुआ, वहाँ से पढ़ता है, उसको हिस्टोरिकल एनालिसिस कहते हैं। एम्पिरिकल बिहेवियर ऑफ स्टेट को पढ़ता है। वहीं पे नॉर्मेटिव जो है वो पढ़ता है कि स्टेट का वैल्यूज़ क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है और इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये नॉर्मेटिव हो गया। और बिहेवियर ऑफ स्टेट को पढ़ता है, उसको एम्पिरिकल एनालिसिस। और हिस्टोरिकल एनालिसिस वह एनालिसिस है जो उसके स्टेट के इवोल्यूशन के टाइम से उसको देखता है। पर्पस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने का, ये हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एम करता है वैल्यूज़ पे, इंस्टीट्यूशंस पे, कैसे हमारा स्टेट रन होता है, ये एक पर्पस है हमें समझाने का। ये क्रिटिक भी करता है, पॉलिटिकल थ्योरी क्रिटिसाइजेज एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल अरेंजमेंट, वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को लगता है कि नहीं ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही नहीं है और इसमें कुछ और एडअप होना चाहिए, तो वो क्रिटिसाइज भी करता है। प्रिस्क्रिप्शंस, पॉलिटिकल थ्योरी प्रोपोजेज ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल अरेंजमेंट, वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक ऑल्टरनेटिव आपको दे देता है कि ठीक है अगर रिपब्लिक अच्छा नहीं है तो डेमोक्रेटिक अच्छा, डेमोक्रेटिक नहीं अच्छा है तो डिक्टेटरशिप अच्छा है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपको अरेंज कर दिया और आपको चूज़ करना है कि आपके स्टेट के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। Definition: Political theory is a systematic study of political values, principles, institutions using normative, empirical, historical methods to understand, critique and prescribe political phenomena. तो political theory एक systematic study है, political value है, जो systematic study है जो हमें बताता है कि कैसे state का value होना चाहिए, principle होना चाहिए, state का institutions होना चाहिए और state कैसे रन करता है, normative से, empirical, historical, ये सब methods है जिससे states को हमें मेज़र करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमें स्टेट को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए ताकि हम एक जो गलत चीज़ हो रहा है स्टेट में उसको सही कर पाएँ। द इम्पॉर्टेंट
of key theoretical concept is political theory is dead or revival of political theory. क्या पॉलिटिकल थ्योरी डेड हो चुका है या रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये हम लोग देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट की थियोरिटिकल कंसेप्ट फॉर क्या पॉलिटिकल थ्योरी डेड हो चुका है। तो पहला है प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग। पॉलिटिकल थ्योरी जो है क्या वो डेड हो चुका है। तो फॉर में क्या आता है कि नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी जो है इज़ अ डिक्लाइन एंड अ ग्रैंड नरेटिव। एग्जाम्पल मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, राइज ऑफ एम्पिरिकलिज्म एंड पॉजिटिज्म, increased focus on a practical politics, perceived irrelevance of theory in contemporary politics, growing complexity and global issues, critique of Western centric theory, challenging from postmodernism from to post structure। तो जब भी हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो उसके फॉर और अगेंस्ट में लिखते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या डेड हो चुका है, तो पहले फॉर में लिखते हैं कि हाँ वो डेड हो चुका है, क्योंकि अब हम लोग देखते हैं कि मार्क्सिज्म लिबरलिज्म है वो थ्योरीज देते हैं, ग्रैंड नरेटिव्स देते हैं और बोलते हैं कि देयर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ ग्रैंड नरेटिव्स, राइज ऑफ एम्पिरिकिज्म और पॉजिटिविज्म हो गया है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है उस पर, थियोरी ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स जो है उसको इरेलीवेंट माना गया है मॉडर्न टाइम में। तो ये सब बताता है कि हमारा जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो डेड हो गया है। चैलेंज फेस करना पड़ रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च जो है वो शिफ्ट हो गए हैं अप्लाइड से पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च पे। डिक्रीज होने लगा है फंडिंग फॉर थियोरिटिकल रिसर्च, क्योंकि अब थियोरिटिकल रिसर्च उतने हो नहीं रहे। चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मार्क्सिज्म डिक्लाइन एज डोमिनेंट आइडियोलॉजी, एम्पिरिज्म फोकसेस ऑन डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। बट एक अगेंस्ट में भी है कि नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसका रेलेवेंस अभी भी हम लोगों को देखने को मिलता है। जस्टिस इक्वालिटी के बारे में अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। इमर्जेंस हम लोग न्यू स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं जो थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव में बताता है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म और फेमिनिज्म है। हम लोग क्लासिकल थिंकर्स के बारे में अभी भी इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल का जो इन्फ्लुएंस है वो मॉडर्न टाइम में भी देखने को मिलता है। थियोरिटिकल फ्रेमवर्क टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज। हम लोग ग्लोबल इश्यूज जो हैं वो सॉल्व कर पाते हैं पुराने पॉलिटिकल थॉट्स को देख के। इम्पॉर्टेंस वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स इन पॉलिटिक्स। अभी भी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पे चलती है। ये हमें शेप करने में देती है एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को और डिबेट करने में हेल्प करता है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है इनरिचिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में भी हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के से। तो ये काफ़ी हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो रेलिवेंट है इन टुडेज टाइम। डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिया गया जैसे जस्टिस इक्वालिटी, ये सब के बारे में अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी फॉर resurgence of a normative theory, example Rawls and Nozick, emergence of a critical theory, examples Habermas and Foucault, growing interest in comparative politics। हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव कर सकते हैं फिर से जब हम लोग एक नॉर्मेटिव अप्रोच को रिसर्जेंस करेंगे, जैसे कि डिफरेंट रॉल थ्योरी, नोजिक थ्योरी, ये सब है। क्रिटिकल थ्योरी का इमर्जेंस होने लगे जब हम लोग इंटरेस्ट लेने लगे पॉलिटिकल थ्योरी में, क्योंकि लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। इंक्रीज फोकस ऑन ग्लोबल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। इंटीग्रेशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस। जब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम लोग रिवाइवल देख सकते हैं एक पॉलिटिकल थ्योरी का फिर से। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल थिंकर्स लाइक प्लेटो और एरिस्टोटल जो थे बहुत क्लासिकल थिंकर्स थे, तो उनके जैसे थिंकर्स अगर फिर से आएंगे तो रिवाइवल हो सकता है पॉलिटिकल थ्योरी का। ये अगेंस्ट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन दिस, ओनली फॉर यू हैव टू सी। एंड देन हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस है पॉलिटिकल थ्योरी को लेके। हिस्टोरिकल अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच। तो पहले हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जो बताता है कि स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या है, कंसेप्ट कैसे चेंज हुआ है ओवर टाइम्स में। एग्जामिन करता है पॉलिटिकल थ्योरीज को और थिंकर्स को कि पहले के थिंकर्स क्या थे, अब के थिंकर्स क्या। ये एनालाइज करता है डेवलपमेंट को, इंस्टीट्यूशंस को, प्रैक्टिस को, कि पहले जो इंडिया में कॉलोनियल रूल था तो क्या इंस्टीट्यूशंस थे, ब्रिटिश कैसे रूल करते, तो पोस्ट कॉलोनियल रूल में अब इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है और उसका प्रैक्टिसेस क्या क्या है। सीक्स टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज। ये बताता है कि कोई भी इश्यूज है चल रहा है उस स्टेट का, जैसे विमेन का इम्पोर्टेंट इशू है इंडिया में, तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हिस्टोरिकल
अप्रोच जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के लिए। नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो सेकंड है। ये मेनली वैल्यू प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है इंस्टीट्यूशन का। ये एग्जामिन करता है ऑट टू बी रादर देन व्हाट इज़, क्या होना चाहिए, ना कि तो क्या है, इस पर ये फोकस नहीं करता है। ये क्या होना चाहिए इस पर फोकस करता है। ये फोकस करता है जस्टिस पे, मोरालिटी पे और गुड लाइफ पे, कि कैसे एक स्टेट में एक जस्टिस सोसाइटी फॉर्म होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए और गुड लाइफ लोग कैसे जी सकते हैं। It seeks to prescribe ideals for political organizations and actions. Example, John Rawls theory on justice and fairness. Empirical approach क्या है? Empirical approach फोकस करता है कि क्या अगर हम लोग स्टेट को रन कर रहे हैं तो एक डाटा होना चाहिए, डाटा एंड एविडेंसेस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल फिनोमिना। हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को तभी समझ सकते हैं जब हम लोग के पास एक प्रॉपर डाटा हो। हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से नहीं समझ सकते। तो इम्पेरिकल अप्रोच जो है वो मेनली मॉडर्न टाइम में हम लोग ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग ज़्यादा इम्पेरिकलिस्ट हो गए हैं, बिना प्रूफ के लोग किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। तो इम्पेरिकल भी यही बोलता है कि डाटा ड्रिवन एंड एविडेंस होना चाहिए। टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज अगेंस्ट इम्पेरिकल रियलिटी, एग्जामिन्स बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन, to explain and predict political outcome। हम लोग डाटा से बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है या जो स्टेट है वो रन सही से कर रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कैंपेन फाइनेंस लॉज ऑन इलेक्शंस आउटकम। जैसे इलेक्शंस होता है तो कंडक्ट होता है, अगर कोई पार्टी हार जाती है तो हम लोग उसका आउटकम कैसे पता करते हैं? बाय एम्पिरिकल अप्रोच डाटा कलेक्ट करते हैं ऑन व्हाट वर द लूप होल्स, फ्रॉम दैट वी एनालाइज एंड वी गेट द आउटकम। वी यूजेस एम्पिरिकल अप्रोच। नाउ कंटेम्प्रेरी अप्रोच। कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो है वो करंट पॉलिटिकल इश्यूज और इवेंट्स पे बेस्ड होता है। ये एड्रेस करता है पॉलिसीज़ लाइक ग्लोबलाइजेशन, इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में है, या क्लाइमेट चेंज, ये सब कैसे स्टेट को अफेक्ट कर रही है। ये अंडरस्टैंड करता है, एड्रेस करता है कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल, एनालाइजिंग द रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेन्स। तो जो हमारा कंटेम्प्रेरी अप्रोच है ना वो मेनली इश्यूज़ पे बेस्ड है कि टुडेज़ टाइम में जो इश्यूज़ है उसका वो क्यों हो रहा है। तो इस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी हम लोग देखने को मिलता है। जैसे कि मार्क्स ने कहा है कि इनइक्वालिटी जो है वो प्रोड्यूसर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास में इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, ये सब जो है एड्रेस करता है कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो है, ये मेनली ये सब चीज़ पे ही फोकस करता है। जैसे कि एनालाइजिंग द रोल ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेन्स को। हम लोग अब देखते हैं कि पॉलिटिकल कैंपेन्स जो होते हैं वो मेनली सोशल मीडिया पे हो रहे हैं। आप फ़ोन खोलिएगा तो आपको डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स दिखेगा ऑन गूगल और यू विल गेट कॉल्स। तो आपको सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल कैंपेन्स, तो ये बता रहा है कि कैसे जो है डायनेमिक्स, कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो है डायनेमिक्स कैसे चेंज हो रहा है, क्या हमें करने की ज़रूरत है। थैंक यू एवरीवन। हम लोग यूनिट जो है ये वाला पूरा कवर कर चुके हैं, यूनिट 1 जो मेनली हम लोगों का था इग्नू BPSC 00101 कोड का। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and in next lecture we will do unit 2.